इमेजिन कीजिए रात की कोई 2 बज रहे हैं, सब लोग एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक होती है। बाहर पुलिस खड़ी है और अगले ही पल घर के किसी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में अचानक से ऐसा लगता है ना कि सारी दुनिया, नौकरी, परिवार, भविष्य, सब कुछ मानो वहीं ठहर सा गया हो। बिल्कुल, ये बहुत ही डरावना सच है। और उस वक्त किसी भी इंसान की जो पूरी जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी शब्द पर आकर टिक जाती है, जिसे हम जमानत या बेल कहते हैं। सही कहा। आमतौर पर जब भी हम कानूनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ साफ होगा, नियमों की किताब में लिखा होगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद की जो दुनिया है और अदालत के जो गलियारे हैं वो इतने सीधे नहीं होते। हाँ, बिल्कुल नहीं होते। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है। और हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना, खासकर जब बात किसी की आज़ादी और जो राज्य की ताकत है उसके बीच एक बैलेंस बनाने की हो, तो कई सारी उलझनें सामने आ जाती हैं। कानून सिर्फ किताबों में छपे काले अक्षर नहीं है, ये इंसानी आज़ादी और समाज की सुरक्षा के बीच की एक रस्साकशी है। और इसीलिए आज की ये जो हमारी गहन चर्चा है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। 1 जुलाई 2024 से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया है। बहुत बड़ा बदलाव। हाँ, हमारी जो पुरानी सीआरपीसी थी 1973 वाली, उसकी जगह अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 ने ले ली है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस नए कानून के तहत जमानत के इस पूरे सिस्टम को डिकोड करें। हम गहराई में जाएंगे कि असल में जमानत कितने तरह की होती है, अदालत में इसे हासिल करने का असली तरीका क्या है, कागज कौन से लगते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई जैसे नए बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, और ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने अधिकारों को जानना चाहता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के जो तकनीकी पहलू है ना, उनमें जाने से पहले मुझे लगता है बुनियादी बात को समझना जरूरी है। मतलब जमानत का असली अर्थ क्या है। हाँ बिल्कुल। ये कब किसी का पक्का अधिकार बन जाता है और कब ये पूरी तरह से अदालत की दया या उनके मूड पर निर्भर करता है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। अच्छा। उन्होंने 1977 में एक केस था बलचंद केस, उसमें एक बहुत ही कालजयी सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। एकदम सही। और नई बीएनएसएस की धारा 21B में भी इसी बात को कानूनी रूप दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है किसी आरोपी व्यक्ति को हिरासत से बाहर निकालना, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। हाँ बताइए। मतलब जमानत नियम है और जेल अपवाद, ये सुनने में तो बहुत ही आदर्शवादी और बड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन क्या असलियत में जमीनी स्तर पर वाकई ऐसा होता है? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम जमानत को, जैसे हम कोई मकान किराए पर लेते हैं तो मकान मालिक को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, तो क्या ये उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है? मतलब आप एक तरह की आर्थिक या व्यक्तिगत गारंटी देते हैं कि भाई मैं ये मकान छोड़कर रातों रात भागूंगा नहीं और सारे नियम मानूंगा। तो क्या अदालत के मामले में ये सिर्फ एक गारंटी है कि वो इंसान ट्रायल के दौरान जज के सामने मौजूद रहेगा? ये एक बहुत ही शानदार उपमा दी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, जमानत का मकसद किसी को सजा देना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ ये पक्का करना है कि जब भी केस की सुनवाई हो वो इंसान कोर्ट में हाजिर रहे। अब इसी सिक्योरिटी डिपॉजिट या गारंटी के आधार पर कानून में अपराधों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अगर हम बीएनएसएस के तहत असल जिंदगी के उदाहरणों से समझें तो पहली श्रेणी होती है जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस। तो ये किस तरह के अपराध होते हैं? ये वो अपराध हैं जो प्रकृति में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते, जैसे कि किसी के साथ साधारण धक्का मुक्की हो गई या कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी का मामला हो गया। तो बीएनएसएस की जो धारा 478 है वो बिल्कुल साफ कहती है कि ऐसे मामलों में जमानत पाना आपका सीधा अधिकार है। यहां तक कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया है ना, तो पुलिस स्टेशन का जो अधिकारी है वो थाने से ही जमानत दे सकता है। ओह, मतलब इसमें कोर्ट जाके जज के सामने गिड़गिड़ाने की या लंबी चौड़ी बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आप हक से मांग सकते हैं। लेकिन कहानी का जो दूसरा और सबसे उलझा हुआ हिस्सा है वो है गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये खतरनाक वाले होंगे। हाँ,
जब आरोप हत्या, बलात्कार, डकैती या देशद्रोह जैसे बहुत गंभीर अपराधों का हो तो पूरा मामला ही पलट जाता है। बीएनएसएस की धारा 480 के तहत इन मामलों में जमानत मांगना कोई अधिकार नहीं रह जाता। तब क्या होता है? यहाँ सब कुछ अदालत के विवेक पर यानी सीधे जज के फैसले पर निर्भर करता है। और इसके अलावा एक तीसरा और बहुत ही चर्चित प्रकार भी है, अग्रिम जमानत, जिसे हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। हाँ, इसके बारे में तो अखबारों में बहुत पढ़ने को मिलता है। ये तो वही है ना जो राजनेता या बड़े रसूखदार लोग पुलिस के आने से पहले ही ले लेते हैं। इसे सिर्फ रसूखदारों तक सीमित करना शायद ठीक नहीं होगा। हालांकि ये बात सच है कि वे इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर पाते हैं, लेकिन बीएनएसएस की धारा 482 के तहत ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि कई बार आपसी दुश्मनी, राजनीतिक द्वेष या सिर्फ किसी को ब्लैकमेल करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। तो अगर किसी को ये पक्का शक है कि उसे किसी गैर जमानती मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो गिरफ्तारी से पहले ही सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और हाँ, यहाँ एक तकनीकी बात और साफ कर दूं, जब हम वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली बात कर रहे थे ना, तो कोर्ट में 2 तरह के बॉन्ड भरे जाते हैं, पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? पर्सनल बॉन्ड का मतलब है कि बिना किसी जमानती के सिर्फ वो आरोपी अपना लिखित वादा दे रहा है कि वो कोर्ट में हाजिर होगा, सिर्फ एक पेपर पर लिखकर। हाँ, जबकि बेल बॉन्ड में एक श्योरिटी चाहिए होती है, मतलब किसी दूसरे इंसान को जमानती के तौर पर पेश करना होता है, जो ये आर्थिक गारंटी लेता है कि अगर ये आरोपी भागा तो मैं जुर्माना भरूंगा। अच्छा, अब समझ आया। ये जानकारी तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगर हम थोड़ा जमीनी हकीकत पर आएं तो एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए किसी गैर जमानती अपराध में किसी की सच में गिरफ्तारी हो गई है, अब उसे असल में क्या-क्या कदम उठाने होंगे? मतलब ये पूरी प्रक्रिया जमीन पर कैसे काम करती है? तो ये एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। सबसे पहला कदम होता है सही अदालत में अपना आवेदन दाखिल करना। गैर जमानती मामले में सीधे मजिस्ट्रेट, सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में बाकायदा एक बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। इसमें वो सारे कारण विस्तार से लिखे जाते हैं कि उस इंसान को क्यों रिहा किया जाना चाहिए। तो क्या ये एप्लीकेशन सीधे जज की टेबल पर जाती है और वो तुरंत पढ़कर फैसला सुना देते हैं, या इसमें पुलिस और राज्य का भी कोई रोल होता है? यहीं पर प्रक्रिया का दूसरा सबसे अहम कदम आता है, जिसे नोटिस कहते हैं। बीएनएसएस की धारा 480 सबसेक्शन 3 के तहत एक बहुत ही कड़ा नियम बनाया गया है। अगर अपराध ऐसा है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, कि काफी गंभीर हो गया, बिल्कुल, तो ऐसे मामलों में कोर्ट तुरंत जमानत नहीं दे सकता। सरकारी वकील को, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उसे पहले नोटिस देना एकदम अनिवार्य है। लेकिन सरकारी वकील को नोटिस देने का क्या तू के बीच में? वो इसलिए ताकि राज्य और पुलिस को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। वो कोर्ट को बता सकें कि भाई जांच अभी कहाँ तक पहुंची है, और अगर इस व्यक्ति को आज छोड़ दिया गया तो जांच पर इसका क्या उल्टा असर पड़ेगा। अच्छा, मतलब दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है सुनवाई की, जहां बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील जज के सामने अपनी अपनी बहस करते हैं। अगर जज संतुष्ट होते हैं तो वे जमानत मंजूर कर लेते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें हैं से कि? जैसे कि अपना पासपोर्ट जमा कर देना, गवाहों से बिल्कुल न मिलना, या फिर हर हफ्ते जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाना। और जहां तक मुझे पता है, इस पूरी प्रक्रिया में कागजातों का मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जो पार करना होता है। बिल्कुल। एक आम इंसान को किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है इसमें? कागजात ही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। सबसे पहले तो एफआईआर की कॉपी चाहिए, पुलिस का गिरफ्तारी मेमो चाहिए और आरोपी का पहचान पत्र। लेकिन जो असल चुनौती होती है ना, वो उस व्यक्ति के लिए होती है जो जमानती यानी श्योरिटी बनने के लिए कोर्ट में आता है। जमानती के लिए क्यों? क्योंकि कोर्ट ये पक्का करना चाहता है कि जमानती कोई ऐसे ही राह चलता आदमी ना हो, बल्कि वो ऐसा इंसान हो जिसकी बात आरोपी टाल ना सके। तो कोर्ट ये कैसे तय करता है कि सामने वाला जमानती भरोसेमंद है या नहीं? इसके लिए कोर्ट भारी भरकम कागजातों की मांग करता है। जमानती को अपनी अचल संपत्ति के कागज दिखाने पड़ते हैं, जैसे जमीन की खतौनी, घर की रजिस्ट्री, कार या मोटरसाइकिल की आरसी, या फिर बैंक की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के मूल कागजात। बाप रे। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान बस यही है
कि कोर्ट फ्लाइट रिस्क यानी आरोपी के भागने की संभावना को कम से कम करना चाहता है। अगर किसी की संपत्ति के कागज कोर्ट में जमा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान उस शहर से जुड़ा है और वो रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर भागेगा नहीं। एक मिनट, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। ये तर्क सुनने में कानूनी रूप से तो बहुत ठोस लगता है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन जरा सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर है या कोई बहुत गरीब इंसान है जिसे किसी झूठे केस में फंसा दिया गया है। अब जिसके पास ना कोई जमीन है, ना कार की आरसी है, और एफडी तो मतलब बहुत दूर की बात है, वो बेचारा जमीन की खतौनी कहाँ से लाएगा? ये पूरी प्रक्रिया तो कागजों के इतने भारी बोझ तले किसी गरीब को मतलब कुचल कर ही रख देगी। ये तो सीधा सीधा न्याय को अमीरों की जागीर बना देना हुआ ना। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। हमारी न्याय व्यवस्था का इतिहास गवाह है कि कई गरीब लोग सिर्फ इसीलिए सालों तक जेल में सड़ते रहे क्योंकि उनके पास कोई जमानती नहीं था। बिल्कुल। लेकिन इसी भारी समस्या को हल करने के लिए कानून में इंडिजेंट प्रिजम्पशन यानी गरीब होने की धारणा का एक बेहद संवेदनशील सिद्धांत लाया गया है। अच्छा, ये सिद्धांत कैसे काम करता है? देखिए, अगर किसी इंसान की जमानत मंजूर हो गई है लेकिन वो इतना गरीब है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो किसी जमानती का इंतजाम नहीं कर पाता है, तो नया कानून उसे अपने आप ही गरीब मान लेता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसे बिना किसी जमानती के सिर्फ उसके व्यक्तिगत बॉन्ड यानी पर्सनल बॉन्ड पे रिहा कर दे। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नए बीएनएसएस में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि भाई न्याय की कीमत सिर्फ कागजों और संपत्ति से नहीं आंकी जा सकती। ये वाकई मतलब एक बहुत बड़ी राहत है। जो व्यवस्था की खामियां हैं उनको दूर करने की एक अच्छी कोशिश है। इसके अलावा मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि इस नए कानून में अदालत के चक्कर काटने की जो समस्या है उसको कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का काफी सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल लिया जा रहा है। बीएनएसएस में अब बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई का प्रावधान जोड़ दिया गया है। मतलब वीडियो कॉल पर? हाँ, सोचिए पहले क्या होता था, कैदियों को जेल से पुलिस वैन में बिठाकर भारी सुरक्षा के बीच पूरे शहर के ट्रैफिक से होते हुए कोर्ट लाना पड़ता था। उसमें तो पूरा दिन निकल जाता होगा। बिल्कुल, पुलिस फोर्स लगती थी, समय बर्बाद होता था और रास्ते में सुरक्षा का एक खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही सीधे जज के सामने पेशी हो जाती है। ये न सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया को तेज करता है बल्कि राज्य का बहुत सारा पैसा और पुलिस के संसाधन भी बचाता है। चलिए, कागजों की और सुनवाई के तरीकों की बात तो हो गई, लेकिन अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी पर गैर जमानती अपराध का आरोप है। ठीक है। उसके पास सारे कागज भी पूरे हैं और वकील भी एकदम नामी गिरामी है, तो क्या जज जमानत दे ही देगा? आखिर उस वक्त जज के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो कौन से पैमाने हैं जिन पर यह तय होता है कि एक इंसान आजाद होकर घर जाएगा या फिर सलाखों के पीछे रहेगा? देखिए, कागज पूरे होना या वकील का बहुत अच्छा होना सिर्फ एक तकनीकी औपचारिकता भर है। गैर जमानती मामलों में असली फैसला कोर्ट के विवेक पर ही निर्भर करता है और ये विवेक कोई हवा में काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। जज मुख्य रूप से 5 कारकों को तौलते हैं। तो वो 5 कारक कौन से होते हैं? पहला है आरोप की गंभीरता, मतलब क्या अपराध ऐसा है जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है। दूसरा है सबूतों की मजबूती, क्या पुलिस के पास सच में कोई पुख्ता सबूत है या सिर्फ हवाई आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा होता है आरोपी का पुराना रिकॉर्ड, अगर वो आदतन अपराधी है, मतलब बार बार जुर्म करता है, तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा है भागने का खतरा, जो हम फ्लाइट रिस्क की बात कर रहे थे। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो बाहर जाकर गवाहों को डरा सकता है या सबूत मिटा सकता है। अच्छा, तो इन सब चीजों को देखा जाता है। हाँ, जज इन सभी बातों को एक तराजू में रखते हैं। हालांकि महिलाओं को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को और जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें इन सख्त नियमों में थोड़ी मानवीय छूट दी जाती है। ये तो बात हुई तब की जब पुलिस और अदालत दोनों अपना काम एकदम समय पर कर रहे हों। लेकिन मैंने एक कानूनी शब्द के बारे में काफी सुना है, डिफॉल्ट बिल। ये क्या बोला है? क्या इसे भी इन्हीं 5 पैमानों पर तौला जाता है जो आपने अभी बताया? नहीं, डिफॉल्ट जमानत या जिसे हम स्टैट्यूटरी बेल कहते हैं, उसका इन 5 पैमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये बीएनएसएस की धारा
187(3) के तहत आती है, जो हमारी पुरानी सीआरपीसी में धारा 167(2) हुआ करती थी। अच्छा। इसका जो तंत्र है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। देखिए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कानून उसे मामले की जांच करने के लिए एक फिक्स समय सीमा देता है। अगर अपराध बहुत गंभीर है, जिसमें फांसी या 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो पुलिस के पास जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय होता है। और जो थोड़े छोटे अपराध हैं, उनमें यह समय 60 दिन होता है। तो अगर पुलिस इन 60 या 90 दिनों में अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल ना कर पाए तो क्या होता है? तब उस आरोपी को तुरंत रिहा करना अदालत के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसी को डिफॉल्ट बेल कहते हैं। एक मिनट रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत ही खटक रही है। जी। अगर मान लीजिए कोई सीरियल किलर है या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है और पुलिस किसी भी वजह से 90 दिन में चार्जशीट नहीं दे पाई, तो क्या वो इतने गंभीर अपराध के बावजूद सिर्फ एक पुलिस वाले के आलस्य या उसकी लापरवाही की वजह से बाहर आ जाएगा? क्या ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक नहीं है? मतलब एक अधिकारी की गलती की कीमत पूरा समाज क्यों चुकाए? आपकी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है और पहली नज़र में ये सुनने में बहुत खतरनाक ही लगता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक उपमा का सहारा लेना होगा। बताइए। ये शतरंज के उस नियम की तरह है जहां हर खिलाड़ी के पास अपनी चाल चलने के लिए एक तय समय होता है, जैसे चेस टाइमर होता है ना। हाँ, टाइमर लगा होता है। बिल्कुल। तो अगर आपने उस तय समय में अपनी चाल नहीं चली तो आप अपने आप वो गेम हार जाते हैं। फिर चाहे बोर्ड पर आपके पास कितने भी मोहरे क्यों न बचे हों, आप गेम हार गए। तो क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खेल है? नहीं, ये कोई तकनीकी खामियां खेल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनारा खातून जैसे ऐतिहासिक मामलों में इस कंसेप्ट को बहुत गहराई से समझाया है। डिफॉल्ट जमानत सीधे तौर पर हमारे संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आर्टिकल 21 मतलब जीवन का अधिकार? हाँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कानून का ये मानना है कि राज्य के पास असीमित शक्तियां हैं और अगर हम पुलिस को समय सीमा में न बांधें तो वे किसी भी नागरिक को बिना आरोप तय किए सालों सालों तक जेल में सड़ा सकते हैं। ये बात तो है। व्यक्ति की आज़ादी को पुलिस की लापरवाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट इस लापरवाही के लिए उस जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को नौकरी से निकाल सकता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उस आरोपी की आज़ादी को एक अतिरिक्त दिन के लिए भी रोका नहीं जा सकता। ये न्याय के तराजू का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, जहां राज्य की जवाबदेही को सीधा व्यक्ति की आज़ादी के सामने खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा को थोड़ा और पीछे खींचते हैं और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। हमने पुरानी सीआरपीसी और इस नई बीएनएसएस की बात की। क्या 2023 के इस नए कानून ने कुछ ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जो सीधे तौर पर हमारे समाज की तस्वीर बदल सकते हैं? अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव विचाराधीन कैदियों यानी अंडर ट्रायल्स के लिए हुआ है। अंडर ट्रायल्स के लिए? अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की जेलें आज अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरी हुई हैं। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? क्या? जेल में बंद कुल कैदियों में से लगभग 70% से ज्यादा वो लोग हैं जिन पर अभी तक कोई दोष साबित ही नहीं हुआ है। उनका ट्रायल अभी चल रहा है। ओह, 70%? जो इस अमानवीय भीड़ को कम करने के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये जो धारा 479 है जी, ये क्या नया प्रावधान लेकर आई है? देखिए, पुरानी व्यवस्था में नियम था कि अगर किसी विचाराधीन कैदी ने उस अपराध के लिए जो तय अधिकतम सजा है उसका आधा समय यानी 1/2 जेल में काट लिया है तो उसे जमानत मिल जाती थी। ठीक है। लेकिन बीएनएसएस ने इसे पहली बार के अपराधियों यानी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए और भी ज्यादा उदार बना दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति जीवन में पहली बार अपराध कर रहा है तो उसे अधिकतम सजा का सिर्फ 1/3 यानी 1/3 समय ही जेल में बिताना होगा। अच्छा। और वो 1/3 समय पूरा होते ही वो कानूनी रूप से जमानत का हकदार हो जाएगा। ये कानून तो बन गया, लेकिन जरा जमीनी हकीकत सोचिए। जो गरीब कैदी बेचारा अनपढ़ है, जिसके पास अपना वकील करना तक के पैसे नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि उसका वो 1/3 समय पूरा हो गया है और उसे बाहर जाने का अधिकार मिल गया है? और यहीं पर इस नए कानून का सबसे बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट सामने आता है। पहले के समय में कैदियों को जमानत के लिए खुद वकील करके कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, जो गरीबों के लिए नामुमकिन सा था।
लेकिन अब बीएनएसएस ने ये पूरी जिम्मेदारी जेल सुपरिंटेंडेंट के कंधों पर डाल दी है। जेल सुपरिंटेंडेंट पर मतलब कैसे? अब ये जेल प्रशासन की कानूनी ड्यूटी बन गई है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड नियमित रूप से चेक करें और जो भी कैदी धारा 479 के तहत योग्य हो गए हैं उनकी रिहाई के लिए जेल सुपरिंटेंडेंट स्वतः ही यानी सुओ मोटो कोर्ट में जमानत का आवेदन दाखिल करेगा। वाह। हाँ, और इसके अलावा जजों के लिए भी अभी अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर वो किसी की जमानत खारिज करते हैं तो उन्हें ऐसे ही हवा में फैसला नहीं सुनाना होगा। उन्हें इसके कारण विस्तार से लिखित में दर्ज करने होंगे कि जमानत क्यों नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कई भ्रांतियां टूटती हैं। मतलब जमानत या बेल का मतलब किसी को बाइज्जत बरी करना या अपराध मुक्त करना बिल्कुल नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि मुकदमे के दौरान वो व्यक्ति मौजूद रहे। बिल्कुल सही। और हमने देखा कि कैसे ये नया बीएनएसएस कानून तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समय और पैसा दोनों बच रहा है। ये गरीबों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि ये संपत्ति के कागजों के अभाव में पर्सनल बॉन्ड की सुविधा दे रहा है। और सबसे अहम बात, ये उन लाखों अंडर ट्रायल कैदियों के लिए ज्यादा निष्पक्ष है जो सालों से बिना सजा के जेलों के अंधेरे में बंद पड़े हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि कानून सिर्फ कागजों पर लिखे गए शब्दों से नहीं मापा जाता, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसके लागू होने के तरीके से मापा जाता है। चाहे वो सत्येंद्र कुमार अंतिल केस हो या अरनेश कुमार केस, हमारी न्यायपालिका लगातार यही संदेश दे रही है कि गिरफ्तारी को आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अंत में एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा के दौरान वाकई दिमाग को झकझोर रहा है। जरा इस बदलाव की गहराई को महसूस कीजिए। नए कानून के तहत अब जेल सुपरिटेंडेंट को खुद विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए आवेदन करने का वैधानिक दायित्व दे दिया गया है। मतलब सोचिए, राज्य का जो ढांचा ऐतिहासिक रूप से लोगों को सलाखों के पीछे बंद रखने और दंड देने के लिए बनाया गया था, आज वही ढांचा कानूनी रूप से उन कैदियों की रिहाई का वकील बनने को मजबूर है। सही कहा। जब एक जेलर की भूमिका एक रक्षक या वकील में बदल जाती है, तो क्या भविष्य में राज्य और न्यायपालिका के बीच शक्ति का यह संतुलन पूरी तरह से एक नया रूप नहीं ले लेगा? ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। हाँ। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।